माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको यह ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध, अनुभवी एवं कुशल शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम आपको विभव मापी के बारे में बताएंगे। फिलहाल विभव मापी एक प्रायोगिक उपकरण है, जिसकी सहायता से किसी विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है तथा इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। वैसे तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का कुछ अंश ग्रहण करके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है, जबकि विभव मापी शून्य विक्षेप की अवस्था में विद्युत परिपथ से बिना कोई धारा का अंश ग्रहण किए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। विभव मापी एक अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए विभव मापी वोल्ट के तुलना में श्रेष्ठ होता है। तो सर्वप्रथम हम विभव मापी के बारे में आपको बताते हैं। विभव मापी एक प्रायोगिक उपकरण है। विभव मापी एक प्रायोगिक उपकरण है। इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। विभव मापी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का बिना कोई अंश ग्रहण किए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। विभव मापी वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का कुछ अंश ग्रहण करके
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है, जबकि विभव मापी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का बिना कोई अंश ग्रहण किए, बिना कोई अंश ग्रहण किए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। इसीलिए विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है। विभव मापी शून्य विक्षेप विधि अर्थात अविक्षेप विधि। विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित कार्य करता है। विभव मापी अनंत प्रतिरोध के एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। विभव मापी एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। यह एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है, अर्थात यह एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। तो इस तरह देखते हैं कि विभव मापी एक प्रायोगिक उपकरण है। इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं अथवा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का कुछ अंश ग्रहण करके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है तो वोल्टमीटर की सहायता से भी माप सकते हैं।
किंतु वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित कुछ धारा का अंश ग्रहण करके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है, जबकि विभवमापी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का बिना कोई अंश ग्रहण किए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। इसीलिए विभवमापी वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ होता है। विभवमापी अविक्षेप विधि पर कार्य करता है, अर्थात यह शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है। विभवमापी एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है, अर्थात इसका प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए यह एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह भी कार्य करता है। यहां हम देखते हैं कि अगर किसी विद्युत प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करने से इसके सिरे पर विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इसके सिरे पर विभवांतर का मान उतना शुद्ध प्राप्त नहीं हो पाता जितना कि विभवमापी से ज्ञात होता है। तो इस प्रतिरोध में अगर प्रवाहित धारा आई है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई धारा के प्रवाहित होने से इसके सिरे पर विभवांतर उत्पन्न होगा। उस विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। जब इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं तो यह वोल्ट मीटर इस परिपथ में प्रवाहित धारा का कुछ अंश ग्रहण कर लेता है, अर्थात कुछ धारा इस वोल्ट मीटर में आ जाती है, जिससे इस प्रतिरोध की ओर प्रवाहित धारा का मान अगर इस आई धारा में से I1 धारा वोल्ट मीटर ले लेता है तो इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान I माइनस I1 होगा। इस तरह देखते हैं कि इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा में कुछ कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस प्रतिरोध में जो धारा I प्रवाहित हो रही थी उसका कुछ अंश यह वोल्टमीटर ग्रहण कर लेता है, जिससे इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के मान में कुछ कमी आ जाती है। तो धारा में कमी आने से इस प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर में भी कमी आ जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर का यथार्थ मान नहीं देता है, जबकि विभवमापी दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर का यथार्थ मान देता है, क्योंकि विभवमापी परिपथ में प्रवाहित धारा का बिना कोई अंश ग्रहण किए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। इसीलिए विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ होता है। अब हम विभवमापी की संरचना के बारे में बताएंगे। विभवमापी की संरचना। विभवमापी की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर। स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर। स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभवमापी की संरचना। फिलहाल विभवमापी एक लकड़ी का ढांचा होता है। इसमें लकड़ी के एक ढांचे पर मैग्नीन कांस्टेंटन अथवा यूरेका के
10 मीटर लंबे तार को दो बिंदुओं ए व बी के बीच 1-1 मीटर के टुकड़े में मोड़कर जोड़ दिया जाता है। इस तरह बिंदुओं ए व बी के बीच 10 मीटर लंबा तार श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इसमें प्रतिरोधक तार प्रयोग करते हैं। इनका विशिष्ट प्रतिरोध का मान, इन तारों के विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक होता है, जबकि इनके प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। तो मैग्नीज, यूरेका अथवा कांस्टेंटन के तारों का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च एवं इनके प्रतिरोध ताप गुणांक का मान निम्न होने के कारण इनका उपयोग इस विभव मापी में किया जाता है। इसमें दो परिपथ होते हैं। पहले परिपथ को प्राथमिक परिपथ और दूसरे परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहते हैं। इस तरह विभव मापी लकड़ी का एक ढांचा होता है। इसमें बिंदु ए व बी लेते हैं। बिंदु ए से प्रतिरोधक तार के एक सिरे को जोड़ देते हैं और इसे 1-1 मीटर के लंबे टुकड़ों में मोड़कर इस तरह देखते हैं कि बिंदु ए व बी के बीच 10 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार जुड़ा होता है। ये भी दो संयोजक पेच होते हैं। इन्हीं संयोजक पेचों से 10 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार जुड़ा होता है। इसे 1-1 मीटर के टुकड़े में मोड़कर बिंदुओं ए और बी के बीच कस दिया जाता है। इसमें तांबे की पट्टियां होती हैं, जिनकी सहायता से इनको मोड़ा जाता है। तो इस तरह बिंदु ए व बी के बीच कांस्टेंटन अथवा मैग्नीज के 10 मीटर लंबे तार को 1-1 मीटर के टुकड़े में मोड़कर संयोजक पेचों ए व बी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसमें 1 मीटर लंबा पैमाना होता है। एक मीटर लंबा पैमाना होता है, जिसकी सहायता से विभव मापी तार पर सतुल्य लंबाई ज्ञात करते हैं। इसमें दो परिपथ होता है। एक को प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। इसमें एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभव मापी के ए सिरे जोड़ते हैं। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि 10 मीटर लंबे तार को लकड़ी के एक ढांचे पर संयोजक पेचों दो संयोजक पेचों के बीच कसा गया है। इसमें उस बिंदु को अर्थात उस सिरे को ए सिरा मानते हैं, जिस सिरे को ज्ञात
विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो विभव मापी के तार का जो सिरा सेल के धन सिरे से जुड़ा होता है वह सिरा बिंदु ए माना जाता है, और जो सिरा ऋण सिरे से जुड़ा होता है उसे बिंदु बी माना जाता है। तो यहां एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभव मापी के सिरे से जुड़ा गया है। इसके ऋण सिरे को एक कुंजी तथा धारा नियंत्रक से होते हुए ये रियोस्टेट हो गए। तो इस तरह इसमें देखते हैं कि प्राथमिक परिपथ में एक सेल कुंजी और धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। तो इस तरह से यह प्राइमरी सर्किट हुआ। तो प्राथमिक परिपथ में सेल कुंजी और धारा नियंत्रक होता है। इस सेल का प्राथमिक परिपथ में जो सेल जुड़ा है इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है, और इस ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को ए सिरे से जुड़ा गया है। इसके ऋण सिरे को कुंजी धारा नियंत्रक से होते हुए बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो जो सिरा धन से जुड़ा है वह बिंदु ए कहलाएगा, और जो सिरा ऋण सिरे जुड़ा है वो बिंदु बी कहलाता है। अगर इस सिरे को सेल के धन सिरे से जोड़ते तो इस सिरे को बिंदु ए मानते, और इधर वाले को भी। इसमें एक दूसरा परिपथ होता है जिसे द्वितीय परिपथ कहते हैं। क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो विभव मापी की सहायता से जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसे द्वितीय परिपथ में जोड़ते हैं। इसमें अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के एक सेल लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल अज्ञात है, मानते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल ई है, और इस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो इस अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल के धन सिरे को विभव मापी के ए सिरे से जोड़ देते हैं। तो अज्ञात सेल का जो विद्युत वाहक बल है, इस अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल के धन सिरे को विभव मापी के ए सिरे से जोड़ देते हैं, तथा इसके ऋण सिरे को धारा मापी से संयोजित करते हैं, और धारा मापी का दूसरा सिरा एक विसर्पी कुंजी से जोड़कर इस विभव मापी तार पर स्पर्श कराते हैं, जिसे हम जोकी कहते हैं। इसे द्वितीय परिपथ कहते हैं। यह सेकेंडरी सर्किट होता है। तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसे हमेशा द्वितीय परिपथ में संयोजित करते हैं। इस सेल के धन सिरे को विभव मापी के ए सिरे से जोड़ते हैं, और इसके ऋण सिरे को इस धारा मापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। अब इस विसर्पी कुंजी अर्थात जो कि को इस विभव मापी तार पर स्पर्श कराते हैं, और इसमें विक्षेप देखते हैं। विभव मापी के पहले तार पर इस विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से धारा मापी में विक्षेप बाईं की ओर आता है, और इसके 10वें तार पे यानी अंतिम तार पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से इसमें विक्षेप दाईं ओर आता है। तो यह मानते हैं कि इस विभव मापी में परिपथ का संयोजन सही है, अर्थात अब
विसर्पी कुंजी को विभवमापी के किसी न किसी तार पर, किसी बिंदु पर स्पर्श कराने से इसमें विक्षेप शून्य रहता है। तो इस विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर स्पर्श कराते हुए देखते हैं कि इसमें विक्षेप की दिशा किधर है, और वो स्थिति ज्ञात करते हैं जब धारामापी में विक्षेप का मान शून्य आता है। विभवमापी तार के जिस बिंदु पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से धारामापी में विक्षेप शून्य आता है, उसको बिंदु C मान लेते हैं। इसे विभवमापी का शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं। यही विभवमापी की शून्य विक्षेप स्थिति होती है, और बिंदु A से C तक की लंबाई ज्ञात करते हैं। यह लंबाई विभवमापी की संतुलित लंबाई कहलाती है, और इस विभवमापी तार के इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान द्वितीय परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह विभवमापी का सिद्धांत भी होता है। तो इसमें लकड़ी का एक ढांचा होता है, और इस ढांचे पर कांस्टेंटन, मैग्नीन अथवा यूरेका के 10 मीटर लंबे तार को दो संयोजक पेंचों ए व बी की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस 10 मीटर लंबे तार को 1-1 मीटर के टुकड़े में मोड़कर इन दोनों बिंदुओं के बीच जोड़ दिया जाता है। इसमें 1 मीटर लंबा पैमाना होता है। इसमें 2 परिपथ होते हैं, पहले को प्राथमिक परिपथ और दूसरे को द्वितीय परिपथ कहते हैं। प्राथमिक परिपथ में एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल को काम में लेते हैं। इस ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभवमापी के ए सिरे से जोड़ते हैं, तथा इसके ऋण सिरे को कुंजी धारा नियंत्रक से होते हुए बी सिरे जोड़ देते हैं। यह ध्यान देना है कि इस ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को जिस सिरे से जोड़ेंगे उसे बिंदु ए मानते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है उसके धन सिरे को विभवमापी के ए सिरे से जोड़ते हैं, तथा इसके ऋण सिरे को धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। इस विसर्पी कुंजी को विभवमापी के तार पर स्पर्श कराकर इसमें विक्षेप देखते हैं। पहले तार पर स्पर्श कराने से इसमें विक्षेप बाईं ओर, अंतिम तार पर स्पर्श कराने से विक्षेप दाईं ओर आता है। इसका मतलब विभवमापी में परिपथ का संयोजन सही है। अब विसर्पी कुंजी को स्पर्श करा करके वह स्थिति ले आते हैं जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य हो जाता है। जिस बिंदु पर स्पर्श कराने से धारामापी विक्षेप शून्य होता है उसी को शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं, और बिंदु ए से सी तक की लंबाई ज्ञात करते हैं। यह लंबाई ही विभवमापी की संतुलित लंबाई कहलाती है, और इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान द्वितीय परिपथ में सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवमापी बिना धारा का कोई अंश ग्रहण किए विभवांतर मापता है। अब हम विभवमापी के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ
पोटेंशियोमीटर। वैसे तो समान रूप से विद्युत परिपथ में 10 मीटर लंबे तार को न दर्शा करके इस 10 मीटर लंबे तार को दो बिंदुओं के बीच संयोजित करते हैं, जिसे बिंदु ए व बी के रूप में लेते हैं। इसमें प्राथमिक परिपथ में एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल, जिसे ईपी कहते हैं, क्योंकि इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है और यह सेल प्राथमिक परिपथ में संयोजित है, इसीलिए इसे ईपी दर्शाते हैं। और इसका ऋण सिरा कुंजी व धारा नियंत्रक से होते हुए बी सिरे से जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसके धन सिरे को विभवमापी के ए सिरे से जोड़ देते हैं तथा इसका ऋण सिरा धारामापी से होते हुए इसके दूसरे सिरे को विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। इस विभवमापी में सेल ईपी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विभवमापी तार पर इस विसर्पी कुंजी को स्पर्श करा करके शून्य इसमें धारामापी विक्षेप देते हैं और वो स्थिति प्राप्त करते हैं जिस बिंदु पर स्पर्श कराने से धारामापी विक्षेप शून्य रहता है। विभवमापी तार के जिस बिंदु पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से इस धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है, उसे शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं। इसे बिंदु सी से दर्शाते हैं और बिंदु ए से सी तक की लंबाई ज्ञात करते हैं। इस लंबाई को ही विभवमापी तार की संतुलित लंबाई कहते हैं और इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान द्वितीय परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है, अर्थात विभवमापी तार के संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान जो कि ज्ञात होता है, इसका मान द्वितीय परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस तरह इसमें दो परिपथ होते हैं, एक प्राथमिक परिपथ और दूसरा द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ प्राथमिक परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है और द्वितीय परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल अज्ञात होता है। अगर इस पूरे विभवमापी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान हो और प्राथमिक परिपथ में जुड़े धारा नियंत्रक का प्रतिरोध अगर शून्य माने, तो इस प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल इस पूरे तार की लंबाई पर, पूरे एबी तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अर्थात यह धारा नियंत्रक का प्रतिरोध शून्य हो तो प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल इस पूरे विभवमापी के तार अर्थात पूरे एबी तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि इस पूरे तार की लंबाई या विभवमापी तार की लंबाई को कैपिटल एल से लें तो यह विद्युत वाहक बल ईपी पूरे एल लंबाई को वितरित हो जाता है। अर्थात यदि एल लंबाई पर वितरित विद्युत वाहक बल ईपी है तो एकांक लंबाई पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ईपी बाई एल होगा और यही मान विभवमापी की विभव प्रवणता कहलाती है। तो इस तरह से यदि विभवमापी तार की लंबाई कैपिटल एल लें
और इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर VAB लें। यदि विभवमापी तार यदि विभवमापी के तार AB की कुल लंबाई कैपिटल L हो तथा इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर विभवांतर का मान VAB हो तो इसके एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर विभवांतर का मान VAB/L होगा और यही मान विभवमापी की विभव प्रवणता कहलाती है। यही मान विभव प्रवणता कहलाती है। इसे विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। तो जब विभवमापी तार के अगर L लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर VAB है, अगर इस पूरे विभवमापी तार की लंबाई कैपिटल L ले लें और इस पूरे L लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर VAB है तो इसके एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान VAB/L होगा और यही मान विभवमापी की विभव प्रवणता कहलाती है। अर्थात विभव प्रवणता x VAB/L होगा। यानी विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। यदि विभवमापी तार के L लंबाई पर इसमें विक्षेप शून्य आता है तो इस L लंबाई को ही विभवमापी की संतुलित लंबाई कहते हैं और इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को ही का मान ही द्वितीयक परिपथ में सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात जितने लंबाई पर विभवमापी तार के जितने लंबाई पर विसर्पी पुंजी को स्पर्श कराने से धारामापी में विक्षेप शून्य आता है उसी को विभवमापी की संतुलित लंबाई कहते हैं और इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान ही द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है और यहाँ पर एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं और एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। इसका यहां से मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। x का मात्रक, इसका मात्रक विभवांतर VAB विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इस तरह से आज हम क्लास को यहीं बंद करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।